नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शायद यही संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर दिखा जिस पर लिखा था बटोंगे तो कटोंगे। लेकिन इस पोस्टर के सामने आते ही सियासत में भी उबाल आ गया। उद्धव गुट ने कहा ना तो बटेंगे ना ही कटेंगे, हम तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर पोस्टर पर वार करते हुए कहा यह नारा जानबूझकर सीएम योगी से बुलवाया गया है। इसके पीछे बीजेपी की एक रणनीति है, क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी है। यानी हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी यह मुद्दा बहुत हावी होने वाला है। लेकिन एक मुद्दा विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का भी है और अब तक पूरी तरह यह सुलझ नहीं पाया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय है और सीटें भी सामने आ रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या विपक्ष वोट बटोरने के लिए जातियों का कार्ड खेल रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। वोट में दरार, किसका होगा बेड़ा पार, कौन बटेगा तो किसका खेल बनेगा? मुंबई में योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर चुनाव का रुख साफ साफ बता रहा है। इससे पहले हरियाणा चुनाव में सीएम योगी का एक बयान काफी फेमस हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे और अहंकार के पंख छटेंगे। देश जब आज़ाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीषिका देखी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका सार और इसके मूल आत्मा ये। वैसे सपा के बड़े नेता अबू आजमी के एक बयान पर भी सियासत गर्म है। हमें 6-8 बिल्ले चाहिए और जिस दिन अखिलेश भाई 8 बिल्ले होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया उस मां ने बटने वाले मामले पर पीएम मोदी भी इसी महाराष्ट्र से एक बड़ा संदेश दे चुके हैं। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इस बीच शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। महायुति का नेता है, वहाँ पे वो 50-50 करोड़ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैश का इस्तेमाल करेंगे कि एक 6 से 7 गाड़ियाँ थी, उसमें से सिर्फ एक गाड़ी पकड़ी गई और एक गाड़ी में 5 करोड़, तो अगर 6 गाड़ी में तो करीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा पैसा वहाँ पे है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सीटों पर खींचतान वाली सदाबहार सियासत भी जारी है। 25 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा वाला सियासी कार्ड महाराष्ट्र में काम आएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट में दरार, किसका बेड़ा पार? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, बटने पर वोट कटने वाला विश्लेषण। पहला फैक्ट जो पोस्टर आया, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी हिंदू वोट बैंक में बंटवारे की सियासत का मुद्दा हावी रहेगा। और हावी इसलिए रहेगा जो कि यह पोस्टर लगा, क्योंकि ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ है कि ओबीसी और दलित और महादलित वोट बटा है और इसीलिए वहां पर गैर बीजेपी पार्टियां जो है वो जीत कर आई हैं। दूसरा फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, वोटर जातियों में बंटते हैं तो एनडीए को नुकसान होता है। यूपी लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर इसका इंपैक्ट देखने को मिला
और वोटर बटा, इसके लिए नुकसान हुआ। लेकिन नैरेटिव यह था कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण समाप्त होगा, लेकिन वो नैरेटिव अब हरियाणा चुनाव के बाद ध्वस्त हो गया है और उल्टा राहुल गांधी ने बयान दे दिया कि हम आरक्षण को लेकर सोचेंगे, विचार करेंगे। फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू जरूर करी, लेकिन उसका नुकसान पहुंच चुका था। तीसरा फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में 12 से 14 सीटों पर अल्पसंख्यक वोट एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ गया, यानी एनडीए के खिलाफ गया, शिवसेना, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया। और अब चौथा फैक्ट जो कि महत्वपूर्ण है, धुले लोकसभा में बीजेपी की हार हुई। हालांकि 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर बीजेपी को बंपर जीत मिली, लेकिन मालेगांव सेंट्रल जो कि मुस्लिम बहुल है, वहां पर कांग्रेस को लगभग 2 लाख वोट पड़ गया और बीजेपी को 4500 वोट पड़ा। तो वहां पूरी गेम बदल गई और बीजेपी ये सीट हार गई फाइनली। अब मैं आता हूं 5वें फैक्ट की तरफ। मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उद्धव गुट और कांग्रेस को मिला है, जो कि हार्ड फैक्ट है। अब मैं आता हूं 6ठे फैक्ट की तरफ। हरियाणा चुनाव में ज्यादातर जातियां एकजुट थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ हमें दिखा है। 7वां फैक्ट, झारखंड में पिछड़ा और आदिवासी वोट बटा, तो जेएमएम को इसका सीधा लाभ होगा। इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने धर्मांतरण और आबादी असंतुलन को मुद्दा बनाया है, क्योंकि वहां पर आदिवासी इलाकों में कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बीजेपी ने उसके बड़ा मुद्दा बनाया है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ सियासी लाभ के लिए, फायदे के लिए विपक्ष जाति की दीवार खड़ी कर रहा है? आज का यह बड़ा प्रश्न है और मेरे साथ कई दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे आज की इस चर्चा के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, महुआ माझी, जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन दोनों का सीधा फेस ऑफ होगा। मेरे साथ सुनील यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी के हैं, मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं जो कि एनसीपी अजीत पवार गुट के हैं। इनका और एनडीए का लगभग फॉर्मूला तय हो गया है। और आनंद दुबे है जो सुबह से आज हेडलाइंस के अंदर है, जिन्होंने बयान दिया है बंटने और कटने को लेकर। उनका भी अभिनंदन है, शिवसेना शिंदे, शिवसेना उद्धव गुट के, आपका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की मैं शुरुआत कर लेता हूं। क्या आपको लगता है ये जो बंटने और कटने वाला पोस्टर सामने आया, कांग्रेस कह रही है, शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है, यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है चुनाव को पोलराइज करने की, और अखिलेश यादव भी एक मुश्त यही कह रहे हैं? अमीश जी, बड़े आश्चर्य की बात है, बंटने की बात करना, बंटने से रोकने की बात करना और एकता की बात करना में साजिश नजर आता है। मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, हम सब में से ज्यादातर लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि बचपन में कि एक बूढ़ा किसान जब बहुत बूढ़ा हो गया और वो लग रहा था उसे कि मेरा जीवन कितने दिन चलेगा, तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उसको खूब सारी ये बेंत की एक गठरी बना के दी और कहा कि अब इसको तोड़ो। तो चारों ने जोर लगाया, नहीं तोड़ पाए। फिर सबको खोल दिया उसको और एक एक बेंत सबको दे दिया, सबने तोड़ दिया। उसने कहा बस मेरे बच्चों ये याद रखना, अगर तुम एकजुट रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, अलग अलग हुए तो इन्हीं सीकों की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये तो पंचतंत्र की कहानियों में है और जो इन लोगों का भी लिखा हुआ इतिहास था। हमें यही बताया कि भारत इतना महान देश था, हमारी जीडीपी सबसे अच्छी थी, हम तो महात्मा बुद्ध के देश थे, हमने महात्मा गांधी का इतना आदर्श लगाया, क्यों हार गए? साहब कहा गया जात बिरादरी में बट गए इसलिए हार गए। मैं पूछना चाहता हूं, आप अंग्रेजों के जमाने में तो दोष देते हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई अंग्रेजों ने कटवाई। मेरा सुधांशु, मेरा प्रश्न यह है कि यूपी हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हर जगह बंटवारे की बात हो रही है। आप झारखंड के अंदर कह रहे हैं और खास तौर पर झारखंड के अंदर आप मुद्दा उठा रहे हैं, पिछड़ा और आदिवासी वोट बैंक अगर बटेगा तो उसका फायदा जेएमएम को मिलेगा, जो हार्ड फैक्ट है। लेकिन आप वहां पे आबादी असंतुलन, कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं अमीश जी, ये चुनाव से बहुत परे की चीज है। चुनाव बहुत छोटा है। देश की स्थिति क्या होगी, मैं अपना एक वाक्य पूरा करके फिर वर्तमान का भी बताता हूं। अगर जयचंद और पृथ्वीराज में बटे नहीं होते तो मोहम्मद गोरी काट नहीं पाता। यदि अंभी और पोरस बटे नहीं होते तो सिकंदर आ नहीं पाता। इसलिए बटने से कटने का मामला हजारों साल का है। इसको चुनाव जैसी छोटी चीज से बचाइए नहीं। यह नहीं कि भाजपा मजबूत होगी, भाजपा कमजोर होगी। देश मजबूत होगा या देश कमजोर होगा। अगर आज आदिवासियों के हक के ऊपर बाहर से जो घुसपैठिए हैं
उनका दबाव हो रहा है। क्या ये सच नहीं है कि झारखंड के तमाम इलाकों में आदिवासियों की जनसंख्या में डेमोग्राफी में चेंज आया है? उसी ढंग का चेंज जैसा असम में आया था, वैसा ही चेंज जो कि बंगाल के मालदा के जिलों में आया था, मगर किसी को कुछ नहीं दिखता क्योंकि सबको शॉर्ट टर्म चाहिए। हम वो देश हैं, हम वो पार्टी है देश की उस परंपरा की जो कहते हैं 25 साल का हमारा प्लान है अमृतकाल का, और प्रधानमंत्री जी ने कहा ये 25 साल 1000 साल के भारत का आधार बनाएंगे। बाकी किसी को चिंता है 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, या बाकी पार्टियों केवल इतनी चिंता है कि 2047 में मेरा बेटा या मेरी बेटी पार्टी पे कंट्रोल रखेगी या नहीं, रखेगा या नहीं, और सत्ता में मेरा हिस्सा रहेगा कि नहीं। बस इसके आगे किसी का कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए मेरा हमारा एजेंडा देश है, इनका एजेंडा सांसद बनाम सांसद। ओके महुआ मांझी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम, आपकी पार्टी को चिंता है, आपकी पार्टी को चिंता है कि आपकी पार्टी का परिवारवाद कितना आगे बढ़ेगा। बीजेपी को देश की चिंता है, इसलिए बटने और कटने की बात करते हैं। चाहूंगी कि परिवारवाद की बात करते करते भाजपा खुद परिवारवादी हो गए हैं। आप पता करके देखिए कि झारखंड में यहाँ पर रघुवर दास जी के बेटे को टिकट दिया गया, पुतोहू को दिया गया, और नाम नहीं लूंगी लेकिन हमारे पार्टी से एक नेता को बुला के उन्हें और उनके बेटे को टिकट दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर किसी नाम भी ले लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, आदिवासियों के बड़े नेता हैं, नाम ले लीजिए। हाँ दिया गया, दिया। तो अब भाजपा परिवारवाद की बात किस मुंह से कर रही है? लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि 2047 में डेमोग्राफिक अगर बदलाव होगा, महुआ जी डेमोग्राफिक अगर बदलाव होगा तो 2047 का भारत कैसा होगा? अगर डेमोग्राफी में बदलाव होगा, और झारखंड के कई इलाकों में डेमोग्राफी बदलाव हुआ है, डेमोग्राफी में बदलाव और कन्वर्जन हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार में बड़ा कन्वर्जन हुआ है, यह आरोप है बीजेपी का। पहले मेरी बात मुझे बोलने दिया जाए। सबसे पहले आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जिस समय यहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री लगातार रहे, क्योंकि 2000 में झारखंड बना, 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा, जिसमें से उस समय डबल इंजन की सरकार थी, उनके 4-5 मुख्यमंत्री रहे। आप आंकड़ों को अगर मिलान करेंगे तो उनके कार्यकाल से ही वहां की जनसंख्या आदिवासियों की कम हो रही है। क्यों हो रही है मैं बता रही हूँ। उन्हें मानव तस्करी के माध्यम से तरह तरह के प्लेसमेंट एजेंसियां यहाँ उगाए थे उनके कार्यकाल में। भाजपा कार्यकाल में सारे तस्कर यहाँ से लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाते थे, उनका हर तरह से शोषण किया जाता था। एक पन्नालाल नाम का एक ट्रैफिकर है जो 15,000 ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। मैं आपको बता रहा हूँ जी ये डेमोग्राफिक चेंज जो हुआ ना, ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। ये डेमोग्राफिक चेंज आपके कार्यकाल के अंदर हुआ है सुधांशु त्रिवेदी। असम के रास्ते से घुसपैठ हो रहा है। जी सुधांशु त्रिवेदी, ये एजेंडा आपको सूट करता है। अखिलेश यादव ने भी यही बोला, अखिलेश यादव ने भी यही बोला, जेएमएम भी यही बोल रही है, ये पोलराइजेशन है। ओके, ये पोलराइजेशन है, और यही महुआ मांझी भी बोल रही है, दिस इज पोलराइजेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ओके सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकंड, देन महुआ मांझी, देन आई विल गो टू आनंद दुबे एंड सुनील यादव। जानबूझकर लड़ाया। ओके ओ महुआ जी सुधांशु त्रिवेदी को सुन लेते हैं 40 सेकंड। सुधांशु जी देखिए, मैं इसमें सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक बयान कोट करता हूं। जब उनसे कहा गया कि डेमोग्राफी चेंज झारखंड में हो रहा, तो उनके मुंह से अनायास क्या निकला, अरे हमसे कहीं ज्यादा बंगाल में हो रहा है। यानी इंडी गठबंधन के एक मुख्यमंत्री ने इंडी गठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री को आईना दिखा दिया। और अभी महुआ जी ने भी क्या बोला, ये समस्या तो आई है जब हमारी सरकारें थी असम, बिल्कुल 2005 में हमारी सरकार थी। अब मैं बोल रहा हूं, अरे सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, वापस आते हैं हाँ मेरी बात तो सुनिए, आपको याद होगा 2005। और इन्हें रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना कि झारखंड सरकार की। आप जानते हाँ, हैं हाँ, सरकार अपना काम कर रही है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2005, 6, 7 में हमारी सरकार झारखंड में थी, तब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, डबल इंजन सरकार नहीं थी। और मैं बताना चाहता हूं IMTT जैसा भयानक कानून कांग्रेस ने ला के रखा था आसाम ने। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, ऐसे दर्शकों के साथ न्याय नहीं होता ना। हम लोग अगर एक दूसरे पे बोलेंगे तो किसी की बात किसी को साफ सुनाई नहीं पड़ती। देखिए एक मैं बताना चाहता हूं, महुआ जी आप बहुत सीनियर हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर होगा। महुआ जी सुधांशु त्रिवेदी में अपना पॉइंट रख ले 40 सेकंड में, देन यू कम इन। ओके सुधांशु जी। अब देखिए मैं बताता हूं, IMDT एक्ट कांग्रेस के जमाने में बना था, जिसका मतलब जानते क्या था, अगर कोई विदेशी घुसपैठिया आपके बगल में रह रहा है
और आप ये कहें कि ये बांग्लादेशी है, तो अब आप साबित करिए बांग्लादेश से डॉक्यूमेंट लाके कि वो बांग्लादेशी है। आपको नहीं करना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में, कांग्रेस का रिजीम था, इनको कान खोल के सुनना चाहिए, जब आईएमडीटी एक्ट को क्वेश किया तो उसने ये लिखा है कि ये भारत पर विदेशी आक्रमण के समकक्ष था। इट अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। और उसके अगेंस्ट भी कौन गए थे? सर्बानंद सोनोवाल उस समय सांसद थे, गए थे, जो हमारे बाद में मुख्यमंत्री बने। तो बिल्कुल सही बात है महुआ जी की बात। आसाम के रास्ते होता था, आसाम के गवर्नर ने कहा उन दिनों ऑन एन एवरेज 5000 लोग क्रॉस करके आते थे, और बाउंड्री तक डिफाइंड नहीं थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। मोदी जी की सरकार ने आके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, डिफाइन किया, और अब उसके ऊपर काटे की मार भी लग रही है। मगर अफसोस की बात है, जब से घुसपैठ कम हो गया है, कई दलों के दिलों में कांटे चुभने लगे हैं कि उनका वोट बैंक कम हुआ है। और आज भी मैं एक वाक्य कह दूं, ठीक है, मैं आपको मौका दे रहा हूं। महुआ आई गिव यू अ चांस। महुआ आई विल गिव यू अ फेयर चांस। सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर ले। आई विल गिव यू अ फेयर चांस। एक वाक्य सुधांशु 10 सेकंड्स। और कौन इन घुसपैठियों के दम पे सत्ता पाता है, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं। हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? वो असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में किसी से भी पूछ लीजिए जाके, आम जनश्रुति की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। और यह पिछला चुनाव एकमात्र चुनाव था जिसमें शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा कि मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्यों लिखा अब समझ में आता है। बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखा मोदी हैज टू गो। और जहां बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे ज्यादा जिस जिले में है, वहां 10,25,000 से, यानी राहुल गांधी के 3 गुने से जीते। अब यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि किसको घुसपैठियों से प्यार है और किसको घुसपैठियों से तकरार है। ठीक है, ओके। महुआ माजी, मेक योर पॉइंट। हाँ, अब मैं कहती हूँ, आपने इतिहास सुना है तो मैं भी सुना। ऑडियो बूस्ट करिए महुआ जी। पता होगा कि असम में झारखंड के बहुत सारे आदिवासी, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग वहां पर 3-4 जनरेशन से रह रहे हैं। उनको ले जाया गया था कभी वहां चाय बागान बनाने के लिए। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सांप बिच्छू के बीच में काम करके वहां का चाय बागान बनाया। 4 पीढ़ी से वहां संघर्ष कर रहे हैं। असम की इकोनॉमी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लगातार वहां स्पेशल ट्राइब का दर्जा की मांग कर रहे हैं। खूनी संघर्ष हो रहा है। वहां हमारी एक आदिवासी बहन को बहुत ही निर्वस्त्र करके जिस तरह से जलील किया गया, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। और वही असम के मुख्यमंत्री झारखंड आते हैं हमें पाठ पढ़ाने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री को, कि हाँ आदिवासियों के साथ न्याय हो। अरे पहले तो अपने राज्य में रहने वाले झारखंड के आदिवासियों के साथ आप न्याय करो, उनकी मांग को पूरी करो। वहां खूनी संघर्ष हो रहा है, उनके साथ लोकल लोग क्या जघन्य अपराध कर रहे हैं। लेकिन महुआ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, महुआ जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आपको लगता नहीं है कि आबादी असंतुलन और धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है? चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, और अब झारखंड भी आदिवासियों की जमीन पर वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ जबरन विवाह कर रहे हैं। ये शिकायतें हैं, ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है। गांव के गांव में समस्या आ रही है। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत स्केरी है। देखिए, बॉर्डर से जो, अगर वो बॉर्डर से अंदर आ रहे हैं तो ये रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। पहले क्या चुके हैं मैडम? जब आप नहीं रोक पा रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे वो प्रवेश कर रहे हैं? केंद्र से अगर केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि एक देश के बॉर्डर की जी ओके आपका बॉर्डर, ठीक है, आपने एक पॉइंट को रखा। मैं सुधांशु त्रिवेदी की बात आता हूं, फिर पुनः तहसीन और सुनील यादव और बिजमन श्रीवास्तव, आनंद दुबे इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु 30 सेकेंड। ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है, आप अपना पलड़ा झाड़ना चाहते हैं इससे? स्ट्रेट पॉइंट। और बटेंगे और कटेंगे पे राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र की जिम्मेदारी है। जब से हमारी सरकार आई है, घुसपैठ रुक गई है, वरना उससे पहले क्या बेहिसाब घुसपैठ होती थी। ये असम के राज्यपाल ने 2006, 7, 8 में कहा कि प्रतिदिन 5,000 लोग आते थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आपने बात ईमानदारी से कही। और एक और मैं फैक्ट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, भूल जाइए राजनीति को। अगर आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में बगैर धर्मांतरण के मोटिव के किसी संगठन ने काम किया है तो वह है वनवासी कल्याण आश्रम, जो आरएसएस का संगठन है, जिसने झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या 2008 में, आपको याद होगी, अनेक लोगों ने प्राण न्यौछावर किया। अन्यथा सारे आदिवासी कन्वर्ट हो गए होते। इन
40-50 सालों में कांग्रेस ने जिस ढंग की नीति अपनाई थी, तो राजनीति से परे रख के आत्मोत्सर्ग के भाव से, शुद्ध निष्ठा के भाव से, शुद्ध आदिवासियों की सेवा के भाव से अपनी जान जोखिम में डाल के जी यू मेड योर पॉइंट, सुधांशु यू मेड योर पॉइंट, विद्यालय चला रहे हैं। सुधांशु जी यू मेड योर पॉइंट, ओके मैं सीधा चर्चा में लेके आना चाहता हूं सुनील यादव को, और सुनील यादव का अलायंस है आनंद दुबे की पार्टी से, और मैं दोनों से ये सवाल पूछता हूं। अबू आजमी ने बोला हम अभी 2 हैं, हमें 6-8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। सुनील यादव जी मतलब उन्होंने कह दिया ये 6-8 एमएलए होंगे तो मुसलमान ही होंगे। मतलब आप कहते हैं और आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है चुनाव के अंदर। मैं बोलूं? बिल्कुल सर। एक तो मैं सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता ने बात रखी कि उनका एजेंडा देश है। सुधांशु भाई, आप अधूरी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा देश को लूटना है, देश के संसाधनों को बेचना है, जो पिछले लगभग 10.5-11 सालों से आप लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, एक आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, हम लोगों के गांव में भी कहा जाता है कि लकड़ी अगर अलग अलग होगी तो कोई भी तोड़ देगा, एक होगी तो नहीं टूटेगी। वही पीडीए जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने एक कर लिया, अब आपकी आरएसएस, आपकी बीजेपी, आपकी मोदी सरकार और योगी सरकार से अब नहीं टूट रही है। और किसको कहते हैं कटोगे तो बटोगे? हिंदू को तो कहते नहीं, क्योंकि आप हिंदुओं में ओबीसी को तो हिंदू मानते नहीं है, दलित को हिंदू मानते नहीं है, आदिवासी को हिंदू मानते नहीं है। और अगर हम बात मान भी ले कि आप मानते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का इतिहास उठाकर देखिए, जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण छीनना, उन दलितों का आरक्षण छीनना, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, ठीक है, उनका सुख छीन लेना, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब सुनील यादव आया नहीं। किसका काम है? सुनील यादव मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। भाई मुझे अगर देखिए अमीश भाई, मुझे मौका देंगे, आपने सुधांशु भाई को 40 सेकंड एक, 40 सेकंड एक, 40 सेकंड एक, 10 सेकंड एक, 30 सेकंड, 1.5 मिनट एक, 2 मिनट एक, 40 सेकंड एक, नहीं ठीक है, फिर 40 सेकंड। मैं आ रहा हूं। देखिए आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही कि नहीं कर रही। अब तो मुझे लगता है कि आप तो देश के बड़े पत्रकार, अब जान गए होंगे बहराइच का दंगा किसने कराया? बीजेपी ने कराया। योगी सरकार का प्रायोजित दंगा था वो दंगा। वो आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी ने कराया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अबू आजमी ने जो बयान दिया, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन मुझे एनडीए के एक और घटक दल के पास भी जाऊंगा मैं। लेकिन देश को कि देश में दंगे कौन करा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे? पर यहां पर तो बीजेपी ने तो कई बार, जिन्हें संविधान की लेकिन क्या एनडीए की तरफ से, मेरा प्रश्न है, क्या एनडीए की तरफ से कहीं से बयान आया? कह दे या नहीं, सवाल ये नहीं है। देखिए अमीश भाई, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा सके, ये कहा अबू आजमी ने। 6-8 एमएलए आ जाए हमारे तो नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, इस देश में किसी के प्रति भी कोई, पर उन्होंने तो देश में किसी की बात नहीं करी ना। उन्होंने तो महाराष्ट्र में मुसलमान की बात करी। दंगा नहीं करा सकती। ओके बीजेपी दंगा नहीं करा सकती। ओके, लेकिन देखिए आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ओके, देखिए एक आपत्ति है बृजमोहन श्रीवास्तव की बटेंगे और कटेंगे जो है वो डिवाइड एंड रूल है। लेकिन जब एक नेता और अघाड़ी का घटक दल ये बात कहता है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, वो आप लोग समझ रहे हैं। एनडीए कह रहा है कि इससे ज्यादा क्या घोर तुष्टीकरण की बात होगी जो समाजवादी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस का गठजोड़ कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सपा की लाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी अघाड़ी की लाइन है इस चुनाव में। अमीश जी, हरियाणा की हार ने विपक्ष को इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया है कि उन्होंने हर मुद्दे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही टारगेट पे लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या? उन्होंने जब देश का प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो पूरे देश के लिए कहते हैं। वो 1 अरब 50 करोड़ लोगों के लिए अपनी बात कह रहे थे, और उनका सीधा मतलब यह था कि पूरे मुल्क को एक होना चाहिए। अगर हमारा मुल्क बटेगा, अगर हमारे मुल्क में विचारधाराओं को लेकर या जाति और धर्म को लेकर अगर बंटवारा होगा,
तो उसका पूरा फायदा जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे मुल्क हैं, वो उठाएंगे। लेकिन मेरे विपक्ष के जो साथी हैं वो इतने ज्यादा कुंठाग्रस्त हो गए, इतने संकीर्णता के साथ प्रधानमंत्री जी के बयान को लेते हैं, उनको ऐसा लगता है ये सारी बात सिर्फ उनके लिए कही गई है। मैं फिर एक बार कह दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म और किसी भी मत के आधार पर अपनी बात नहीं कहती है। हम लोगों का बहुत स्पष्ट सोच है कि देश के सारे लोग एक हैं, और यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उस पर कही है। लेकिन इनके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव हो, इसी मुद्दे पे देश के अंदर बंटवारा हो, और इन्हीं मुद्दों को लेकर देश के अंदर लगातार चर्चा होती रहे। आप देखिए, अभी 20 तारीख को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का एक कॉन्क्लेव रखा। उस कॉन्क्लेव में उन्होंने मुद्दा क्या डिस्कस किया कि अभी हमारे 75 साल हो रहे हैं, आने वाले 25 सालों के लिए देश में क्या होना चाहिए, देश के विकास के लिए क्या होना चाहिए, एक आम आदमी के लिए क्या हमको करना है, वो इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पे योजना बना रहे हैं। वहीं हमारे विपक्ष के साथी क्या बोल रहे हैं? इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जाति बंटवारे की बात कर रहे हैं, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो धर्म और जाति के नाम पर प्रधानमंत्री के बयान को मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी इनके करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश के लोगों ने भी इस बात को ठीक है। आनंद दुबे बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, इतना हंस खेल रहे हैं। मैं तहसीन आपके पास आऊंगा। आई नो यू आर वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके आनंद दुबे, तो बटेंगे और कटेंगे में अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते जी। क्या जमाना आ गया, क्या विश्लेषण ब्रिजमोहन भाई साहब ने किया, इसीलिए हंसी आ गई। अरे जो बांटते हैं, जिनको बांटने में मजा आता है, दो बड़ी पार्टियों को महाराष्ट्र में बांट दिया, राष्ट्रवादी को 2 जगह बांट दिया, शिवसेना को 2 जगह बांट दिया और राज कर रहे हैं। वो आज मुंबई में योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर लगा के कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ब्रिजमोहन भाई, इस हिसाब से तो पोस्टर में मोदी साहब होने चाहिए थे और भारत देश का नक्शा होना चाहिए था, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भारत देश बटेगा तो विदेशी लोग हंसेंगे। इसके लिए मुझे हंसी आई। इसी पर मुंबई जनता क्या कह रही मालूम है? न बटेंगे न कटेंगे, आपके तानाशाही रवैये के खिलाफ डटेंगे, आपका जो अहंकार है वो घटेंगे, और जनता इस पूरे चुनाव में आपको ऐसा जवाब देने वाली है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसके लिए ये जो पोस्टर है उसको हटा लिया गया। बीजेपी की बड़ी किरकिरी हो रही थी सुबह से, अभी आनन फानन में उस पोस्टर को हटा लिया गया, क्योंकि मुंबई की जनता को विकास पसंद है, महाराष्ट्र की जनता बड़ी खबर आ रही है, नगरी है। एमवीए में अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 100-110 पर कांग्रेस, 100-110 पे शिवसेना उद्धव गुट, और 70 सीटों पर लगभग एनसीपी शरद राव पवार गुट लड़ेगा चुनाव। ऐसी खबरें मिल रही हैं। और बाला साहब थोराट होंगे कांग्रेस के पॉइंट पर्सन नाना पटोले अब सीट शेयरिंग में डील नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी की यह डिमांड थी, जिसको शायद मान लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, नाना पटोले डील नहीं करेंगे, यानी कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा है। यह बड़ी खबर इस समय आ रही है। मैं सीधा रुख करता हूं तहसीन पूनावाला का। तहसीन पूनावाला, बराबर की सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस और शिवसेना, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का एक बड़ा खेमा इससे नाखुश है। सूत्र यह भी कह रहे हैं एक बड़ा खेमा नाखुश है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि हमारी हिस्सेदारी ज्यादा बनती है। ओके तहसीन पूनावाला, क्विक रिएक्शन ऑन दिस। अमीश जी, थैंक यू, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं सूत्रों पर नहीं जाता हूँ, इतना मैं आपको कहता हूँ कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार आ रही है। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप सब मिलकर साथ में लड़ेगी चुनाव। और नाना पटोले जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, महाराष्ट्र के अंदर एक ओबीसी नेता है। लेकिन नाना पटोले को तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बाहर कर दिया गया है। वो आपके बड़े नेता है, लेकिन वो बाहर है। ये सूत्र कह रहे, बाला साहब थोराट डील कर रहे हैं। वो भी बहुत बड़े नेता है, लेकिन ये सूत्र कह रहे कोई दिक्कत नहीं, नाना पटोले जी और बाला साहब। सीट पे कौन, आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, या जो सीटें मैं बता रहा हूं वही नंबर होगा? नहीं, ये बात एनडीए मिलकर तय करेगा। लेकिन एक चीज तो है कि सबसे बड़ी जो पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी आई। जी आनंद दुबे। अमीश भाई 10 सेकंड। महाराष्ट्र में शिवसेना सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी,
ये तय है। और कांग्रेस हमारा भाई है, वो भी लड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना लड़ेगी। लेकिन तय नहीं हुआ है ये तय नहीं है अमित जी, ये तय है, ये तय है। ये आपको ओके, बता तहसीन दिया पूना जाएगा वाला समय पर। तहसीन पूना वाला वो कह रहे तय हो अगर गया ये है कि सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट लड़ेगा। अगर ये बात तय होगी, कल आपके शो पे मैं भी आऊंगा, आनंद भाई भी आएगी, देख लेंगे कल या परसों डिक्लेयर हो जाए। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, सबसे बड़ी बिल्कुल देख लेंगे, पार्टी जो बिल्कुल इलेक्ट देख होकर लेंगे। आएगी, सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्ट होकर आएगी, मुझे जो लगता है वो कांग्रेस चाहे कितने भी सीट पर लड़े। देखिए, आपको एक चीज समझना होगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक, वो लोग उसको उनको वोट कर रहे हैं। तो लेकिन अगर फिर भी वो सबसे ज्यादा सीट पर लड़ना चाहती है, अच्छी बात है। और हम लोग आसमान से आए हैं तहसीन भाई, हम लोग विदेश से आए हैं। नहीं, साथ में लड़ेंगे ना मेरे भाई, साथ में लड़ेंगे। नहीं, पर मतलब साथ उनका में कहने का लड़ेंगे तात्पर्य है, और तहसीन आपका डटेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि मुस्लिम वोट जो एक मुश्त शिवसेना उद्धव गुट को मिला, वो कांग्रेस की वजह से मिला, सपा की वजह से मिला। मुस्लिम और दलित, पर खास करके मुसलमान वोट। क्योंकि देखिए एक चीज है, मैं तो हमारा कोई वोट ही नहीं है, हमारा जो हिंदू वोट है वो कहाँ चला आपका गया? वोट तो शिंदे के पास चला गया ना। आसमान से आई है। अमित जी अरे चल पड़ी, आपका वोट सीट तो आसमान से आई शिंदे है। गुट के पास अमित गया जी ना। चल पड़ी। पर बिल्कुल, इसका मैं एक एनालाइज चीज भी कहना करिए चाहता आनंद दुबे, आपका अरे वोट तो शिंदे बीजेपी गुट के पास 28 गया। पे लड़ी और 9 पे आ गई। अमीश भाई, बीजेपी 28 लड़के 9 पे आ गई, उनका हिंदू वोट खिसक के हमारे पास आ गया। हम 21 लड़के 9 पे आए हैं। नया ऐसा- चुनाव ऐसा- चिन्ह, ऐसा नया नाम numbers में लेकर नहीं दिख रहा। बीजेपी का कमल छीन लो तो 2 सीट भी नहीं ओके, आएगी। ओके, तहसीन यू आर सरकार एनडीए की बनेगी। मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, किसी कोई भी मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र प्रगति करनी चाहिए। ठीक है, वो तो एक बात हो गई, लेकिन देखिए सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी। ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम वोट इस पर एक बड़ा चंक जो है वो सपा और कांग्रेस की वजह से शिवसेना उद्धव गुट को पड़ा, मुंबई में खास तौर पर। देखिए, आपके इस शो पर इन दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधियों के मुंह से कहते कहते जो दिल की आरजू लबों पे आई है, उसने बता दिया है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। अमीश जी जानते क्या है, उस मोहब्बत की दुकान में मजनू कई हैं और लैला एक है। ये वही एक वाला वोट बैंक है जिसने पूरे इंडी गठबंधन को एक किया था, और सारे मजनू उस लैला को अपनी तरफ करने के लिए लगे हैं। तो सबको उसी वोट बैंक पे लड़ना है, सबको वही वाली सीटें चाहिए। ये लैला कौन सी है जिसका जिक्र अबू आजमी कर रहे हैं? शिवसेना को ये लैला कौन सी है जिसका जिक्र अबू आजमी कर रहे हैं? बता रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, स्पष्ट बता रहा हूं, अभी सुनिए। तो एक कहावत होती है, रजिया फंस गई गुंडों में। मैं यहां गुंडा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, रजिया फंस गई इंडिया में, इंडिया गठबंधन में वो वोट बैंक फंस गया है। और ये वही वाला वोट बैंक है अमीश जी जिसके बीच में ऐसा भाईचारा होता है। इन दोनों में जानते कैसा प्रेम है, ये दोनों जब गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिल रहा है, और दोनों के दिल में तमन्ना कौन एक दूसरे को निपटा के पूरी गद्दी हथियार ले। देखिए, तहसीन भाई के भी मुंह से निकला सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही बनेंगे, आनंद भाई ने कहा सबसे ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे, यानी गद्दी की लड़ाई है। वही तो मैंने कहा, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन वाला प्रेम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ कि किस वोट आनंद दुबे 15 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड को 15 सेकंड दिए। ये अबू आजमी जो कह रहे हैं, जो आपका गठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि हम अभी 2 हैं, हमें 6-8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। ये भी आप ही के गठबंधन का हिस्सा है ना। तो कह रहे हैं कि अब हम कौन बड़ी हिंदू पार्टी मुसलमान कर रहे हैं? हम ज्यादा सीटों पर, अरे सुनिए ना 1 मिनट, उस पर भी आ रहा हूं। हम तो कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी, हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन महायुति की हालत तो यह है कि 288 में से 160 पे अकेले बीजेपी लड़ रही है, और वो जो दोनों पार्टियां तोड़ के आई हैं उनके हाथ में झुंझुना है, कोई 50-60, कोई 30-40। तो वहां पर देखिए किस प्रकार लोकतंत्र है। और रही बात अबू आजमी के बयान की, तो सरकार में केंद्र में ये बैठे हैं, राज्य में ये बैठे हैं, आपको लग रहा है कोई बेतुका बयान है, गठबंधन में आपके वो बैठे हैं उस पर, लेकिन गठबंधन में वो बैठे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार तो अपना काम करेगी जो सरकार को करना चाहिए, लेकिन सबको स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। आपके गठबंधन का हिस्सा है, आर यू विद स्टेटमेंट और यू आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट? उनके पास 2 सीट हैं,
उनके पास 2 सीट है, वो 2 से बढ़ के 1-2 और मांग लें तो हम उस पर विचार करेंगे। वो 12 मांगे, वो 10 मांगे, वो कहें कि 10 मुसलमान और आ जाएं तो मुसलमान मजबूत हो जाएंगे, ये उनकी पार्टी की सोच है। सुनील साजन बैठे हैं, उनसे पूछिए। हमारी पार्टी का तो एक ही एजेंडा है, महाराष्ट्र को विकास की धरती पे ले जाना है, महाराष्ट्र को विकास की राह पे ले जाना है, महाराष्ट्र की धरती को विकास की राह पर ले जाना है, महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार देना है, यहाँ के किसानों की आय दुगनी तिगनी करनी है, माताओं बहनों को सुरक्षा देना है। जो अबू आजमी ने बोला कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस कार्यक्रम में तो नहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, या बोलना नहीं चाह रहा। वो दिल से साथ है या सामने से दिखना नहीं चाहता, लेकिन वोट चाहता है। अभी इतना नहीं, आनंद भाई ने जो कहा, नहीं आनंद भाई ने जो, आनंद भाई मैं बोल दूं, आनंद भाई अगर आप मेरी भी, आप सीटें तो ले रहे हो, टाइम तो मत लो, बट मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई से। नहीं हमारी सीटें भी ले रहे हो, हमारा टाइम भी ले रहे हो। मजाक कर रहा हूँ भाई से, लेकिन अरे मजाक में बड़ी बात बोल दी आपने। आप खुद महाराष्ट्र पुणे से आते हैं भाई। और मैं आज मुंबई में हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आनंद भाई से इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ। महाराष्ट्र के लोग सिर्फ एक ही चीज चाहते कि ये जो खोखे की सरकार है ये जाए, और जो एक्चुअल सरकार है जिन्होंने महाराष्ट्र का विकास किया है, जो महाराष्ट्र की जीडीपी को बढ़ाए, वो चाहते। ये सारी कंट्रोवर्सीज के लिए कोई जगह नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति। ओके, मैं रुक करता हूं सुनील यादव का, और बृजमोहन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, रिस्पॉन्ड। आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि INDIA की जो एकता है वो सूडो एकता है, छद्म एकता है। जैसे ही ये मुद्दा आता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, वैसे आप देखिए कि कैसी छटपटाहट होती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने लगते हैं। अभी हम लोगों ने आपके चैनल पे देख लिया कि किस प्रकार से इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को भी देख रही है, महाराष्ट्र की जनता इस बात को भी देख रही है कि INDIA के ये जो तीनों दल हैं ये आपस में किस प्रकार से बात करते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को काटने का काम करते हैं। उन्हें ये बात मालूम है कि हम लोग। जी, सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव, देखिए अखिलेश जी ने कहा ये नारा जानबूझकर योगी जी से बुलवाया गया है क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी है। अबू आजमी कह रहे हैं कि 6-8 MLA होने चाहिए, तो फिर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो छवि किसकी कैसी है? देखिए, मैं अमीश भाई, मैं बिल्कुल क्लियर कट कर रहा हूं। अबू आसिम आजमी साहब ने जो बात कही है कि जैसे ही हम 2 से 6-8 हो जाएंगे समाजवादी विधायक, तो फिर किसी की हिम्मत किसी की तरफ आंख उठा के देखने की नहीं है, न महिलाओं की तरफ, न गरीब की तरफ, न मुसलमान की तरफ, न व्यापारी की तरफ, किसी की तरफ नहीं। और हम तो एक बात बिल्कुल क्लियर कहते हैं भाई, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया। हम तो कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हम तो PDA को इकट्ठा कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन भी है, इंडिया देश भी है, दोनों इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की नफरत से, झूठ से, उनके बंटवारे से बटने वाले नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा अमृतकाल है। अमृतकाल किसका है? पिछड़ों का तो अमृतकाल है नहीं देश में, दलितों का तो अमृतकाल है नहीं, आदिवासियों का तो अमृतकाल है नहीं, मुसलमानों का तो अमृतकाल है नहीं, चंद उद्योगपति और चंद बिरादरियों। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी की पार्टी चला रहे हैं। जी, सुधांशु त्रिवेदी। मैं बताना चाहता हूं, देखिए इन्होंने ये बात कही कि अबू आजमी ने जो बोला शायद सुनील यादव जी सुन के भी नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भाई, वीडियो है, दिखाई पड़ रहा, वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। अब जबरदस्ती आप उसमें महिला भी और वो गरीब भी और वो आदिवासी भी घुसड़े दे रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सुनील जी, 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के कासगंज के प्रत्याशी, शायद उनका नाम हसरत शेरवानी था, उनका भी वीडियो अवेलेबल है। जिस दिन सपा की सरकार बन गई उस दिन किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। वो वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। और आपने कहा पिछड़ों का स्वर्ण काल नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं इस समय देश का सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री जो मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से हैं। और दलितों के लिए आपकी पार्टी के दिल में
जनजात मैं याद ओबीसी नहीं दिलाना है। चाहता आप हूं, देश को सच दलितों का बताइए ना। रिजर्वेशन इन सुधांशु प्रमोशन जी, अगर देश खत्म को किया सच बताइए तो समाजवादी कि पार्टी मोदी की जी सरकार ने खत्म जनजात किया, ओबीसी नहीं और वो है। खत्म ही नहीं मोदी किया। जी सुनिए, जनजात अब बीच में पिछड़े डिस्टर्ब नहीं करने लगे हैं। सर, वो जैसे ही आई राजनीतिक पिछड़े हैं। अनकंफर्टेबल वो फैक्ट, राजनीतिक प्रॉब्लम आ पिछड़े गई हैं। आपके लिए। नहीं, और मोदी सुनिए, जी जन्मजात पिछड़े नहीं है। आप देश को बताइए कि मोदी जी जन्मजात पिछड़े नहीं है, राजनीतिक पिछड़े हैं। राजनीति में आने के लिए पिछड़ गए। अच्छा, तो राजनीति में अखिलेश यादव जी वो जो पिछड़ गए। मुख्यमंत्री वो घर में पिछड़े पैदा हुए हुए वो नहीं हैं। जन्मजात पिछड़े हैं, और जो गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ नहीं, जिसकी वो माँ ने पिछड़े जाके नहीं हैं। बर्तन मांजे आप झूठे, मोदी जी को वो जन्मजात जन्मजात पिछड़ा नहीं है। मत गजब मानिए। की व्याख्या है आप समाजवाद। पिछड़ों का आरक्षण अद्भुत छीन रहे समाजवाद है हैं। मेरे भाई, आप अद्भुत दलितों समाजवाद का बता रहे आरक्षण हैं। छीन रहे हैं। सुनिए, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। क्या मुसलमानों का तरीका है भाई? उत्पीड़न कर अब रहे बीच में हैं। डिस्टर्ब तो करने आप लगे। सामंती सोच आ के गए हैं। डिस्टर्ब करने पे। आप इस बात को स्वीकार नहीं, ये करिए बड़ा बयान है कि सुनील आप यादव संविधान आपका। नहीं मानते। सुनील यादव आप कह रहे हैं कि वो जन्मजात पिछड़े नहीं है, मतलब आजादी के बाद से जो पिछड़े की श्रेणी में आए उनको आप पिछड़ा मानते ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या? ये आपने इतना बड़ा बयान दिया है, यानी आजादी के बाद से जो पिछड़ों की श्रेणी में आए उसको आप पिछड़ा नहीं मानते, इसका मायने ये है। मोदी जी जन्मजात पिछड़े नहीं, मैंने ये कहा। आप क्या मेरी बात को नकार सकते हैं? नहीं, सुनील यादव, पिछड़ा होता है या मुख्यमंत्री बनने तो फिर आप बोलिए। नहीं, आपने बोला, आप फिर ये भी बोलिए जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड ईसाई है, वो जन्मजात मुसलमान नहीं है, वो जन्मजात ईसाई नहीं है, ये तो कोई नहीं बोलता, लेकिन पिछड़ों में बोलेंगे कि जन्मजात नहीं है। आप हमारी सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, this is the big statement. This is the biggest statement ever by any political leader or prime minister. Okay, सुनील यादव मेरे भाई, सुनील यादव जी कान खोल के सुनिए। एक सेकंड सुधांशु, ओके, lot of reaction on social media on this. Okay, सुधांशु त्रिवेदी, make your point. एक सेकंड, 1 second. सुनील जी, एक सेकंड, let BJP MP make his point. Let भारतीय जनता पार्टी MPs make his point. Okay, lot of बहुत सारा reaction है सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर। सुधांशु, मैं जन्मजात पिछड़ा बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को पिछड़े में डाला, उसमें 83 मुसलमान थे। वो जन्मजात पिछड़े थे। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे सवाल पूछा, जो कि संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्या बोली? ये कन्वर्ट होने से पहले ऐसे थे इसलिए दिया है। गजब है। कर्नाटक की सरकार ने, कांग्रेस ने कहा सारे मुस्लिम पिछड़े, वो जन्मजात पिछड़े थे। जो वहां पे तेलंगाना की सरकार ने डाल दिया, तमिलनाडु की सरकार ने मुसलमानों को डाल दिया, वो जन्मजात पिछड़े थे। ये पिछड़ों के जो दिखावटी अलंबरदार हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वो मजबूत वाला वोट बैंक है। ओके, ब्रिजमोहन अग्रवाल wants to pay. Okay, ब्रिजमोहन अग्रवाल wants to react. Okay, ब्रिजमोहन अग्रवाल. Okay, NDA reaction is important. NDA wants to react. Okay, सुनील यादव, I'll give you a chance. ब्रिजमोहन अग्रवाल. ब्रिजमोहन श्रीवास्तव. Sorry, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव. I'm really sorry, sir. I'm really sorry. आपकी आवाज नहीं आ रही। ब्रिजमोहन जी, कोई बात नहीं। अमित जी, क्या पूछा आपने? क्या मेरा पूछा सवाल है, जो बोला गया कि नहीं मोदी जन्मजात पिछड़े नहीं हैं, उस पर आपकी राय क्या है, जो अभी समाजवादी पार्टी ने बोला? इस पे देखिए अमित जी, इस पे हंसने के अलावा और बोला क्या जा सकता है? इस ढंग की बात जिसको पूरा विश्व जानता हो कि वो पिछड़े वर्ग से हैं, इसके लिए कोई उनको प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। उस पर विवाद करने का तो सीधा मतलब यह है कि विपक्ष के जो साथी हैं वो पूरी तौर से वस्तु स्थिति को नकार कर। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। देश के गृह मंत्री अमित अनिल चंद्र शाह 60 वर्ष के हो गए हैं। कहने को तो एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन जो लोग अमित शाह को जानते हैं उन्हें पता है कि इन 60 सालों में कितना परिश्रम, कितना समर्पण और देश के लिए जीवन खपाने का कितना जुनून लगा होगा। अमित शाह मॉडर्न युग के वो पॉलिटिकल चाणक्य हैं जिनकी रणनीति के चलते बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतकर एक नया इतिहास बनाया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को उस जीत का मैन ऑफ द मैच बताया था। यह अमित शाह की चाणक्य नीति का ही कमाल था कि बीजेपी ने 2019 में मोदी की अगुवाई में 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। यह ऐतिहासिक था। अमित शाह की रणनीतिक कुशलता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 2017 तक देश के 78% क्षेत्र पर बीजेपी का शासन हो चुका था, लेकिन अमित शाह रातों रात बीजेपी के चाणक्य नहीं बने हैं। अमित शाह ने बहुत छोटी उम्र में राजनीति में कदम रखा था। 1977 में
हुए लोकसभा चुनावों में वो मेहसाणा से जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़ रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के लिए गलियों में पोस्टर और स्टिकर लगाने निकल पड़े थे। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी। अमित शाह 1980 में संघ के तरुण स्वयंसेवक बने, उस वक्त उनकी उम्र 16 साल की थी। 1982 में वो जब 18 साल के थे तब उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुजरात इकाई का संयुक्त सचिव बनाया गया। 1984 में एक बूथ के पोलिंग एजेंट के तौर पर काम किया। 1987 में जब अमित शाह 23 साल के थे तब वो बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्य बने। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब जब गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा तब तब अमित शाह ने उनके चुनाव के प्रबंधन की कमान को संभाला। 90 का दशक आता है, नरेंद्र मोदी गुजरात के संगठन सचिव बन जाते हैं, तभी अमित शाह का उनसे संपर्क होता है। अमित शाह ने 1997 में पहला विधानसभा चुनाव जीता और 1998 में गुजरात प्रदेश के सचिव बन गए बीजेपी के। 1999 में उन्हें गुजरात बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2001 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार राजकोट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो अमित शाह ने उनका पूरा चुनाव अभियान संभाला। इसके बाद 2002 का वो ऐतिहासिक पल आता है। अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री बनते हैं, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन उस दौरान उन्हें कई अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस को फर्जी बताया गया। अमित शाह सवालों के घेरे में आए, उन्हें सवालों के घेरे में घसीटा गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इससे पहले इशरत जहां एनकाउंटर केस को भी फर्जी साबित करने की कोशिश हुई। सीबीआई ने तब भी गुजरात के गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह को घेरने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उस केस में भी वो साल 2014 में बरी हो गए। 2019 में अमित शाह देश के गृह मंत्री बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कश्मीर से धारा 370 का खात्मा करना। और 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने वो मुश्किल टास्क पूरा कर दिखाया। इसके बाद सीए हो या फिर यूएपीए का एक्ट, उसमें संशोधन हो, ये एसपीजी अमेंडमेंट बिल हो या 200 साल पुराने कानूनों में बदलाव, अमित शाह ने हर मुश्किल काम को बहुत ही सरल तरीके से अंजाम तक पहुंचाया है। अपनी रणनीति के तहत परिवारों के दम पर सियासत में पैराशूट एंट्री पाने वाले नेताओं के मुकाबले अमित शाह वो नेता है जो साबित करते हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा किए बिना ना तो कुशल लीडर बना जा सकता है और ना ही सफल राजनीतिज्ञ। एक लास्ट नोट कर लेता हूं। और अमित शाह क्यों बने चाणक्य, उसकी एक लाइन में अगर आप व्याख्या करना चाहे, वो हर कार्यकर्ता के साथ सीधा संवाद रखते हैं। इसलिए आज बीजेपी का हर व्यक्ति कहता है कि अमित शाह है तो हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लाइव नहीं, एक पढ़ लेते हैं ना। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। व्यूअर्स, बीते 10 साल में भारत की विदेश नीति में कितना बड़ा बदलाव आया है, इसका नजारा आजकल पूरी दुनिया देख रही है और डंके की चोट पे देख रही है। और भारत की मजबूत कूटनीतिक जीत का ताजा और बड़ा उदाहरण यह है कि भारत और चीन के बीच अब एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए 2020 की स्थिति बहाल करने पर सहमति बन गई है। यह बड़ा है। यह घटनाक्रम अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 साल बाद चीन और भारत के बीच जो दुश्मनी की दीवारें खिंची थी उस पर विराम लगता हुआ दिख तो रहा है। यह खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है व्यूअर्स, आज मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। इस कहानी की नींव भारत से 11,400 किलोमीटर दूर कनाडा में पड़ी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत को कटघरे में खड़ा करने का एक दुष्कर्म प्रयास किया। भारत ने कनाडा को उसी की भाषा में जवाब दिया, करारा जवाब दिया, तो अमेरिका भी इस विवाद में कूद पड़ा। अमेरिका ने एक और खालिस्तानी आतंकी पन्नू के पक्ष में भारत पर आरोप लगाए, और वो भी गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्टर्न वर्ल्ड को इस दादागिरी को सिरे से खारिज करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन नहीं रखता। दो देशों के संबंधों की बुनियाद बहुत विश्वसनीयता के आधार पर होती है। दुनिया भर पर दादागिरी चलाने वाले अमेरिका और उसके अलायंस को यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की तरफ से सीधा और बहुत कड़ा और बड़ा संदेश था।
भारत की असर्टिवनेस का सबूत यह है कि हमारा चीन से विवाद लगभग सुलझ गया है। हम वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत ईरान से भी बात करता है और हमारे इजराइल के साथ भी बहुत बहुत मजबूत संबंध है। डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा की पॉइंट मैसेजिंग होता है और शतरंज के खेल की तरह डिप्लोमेसी में भी शह और मात के बीच मजबूत इच्छा शक्ति, क्लियर विजन और नेशन फर्स्ट वाली सोच होनी बड़ी आवश्यक है। और प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ और समझदारी के चलते भारत कूटनीति से कारोबार तक अब दुनिया में अपना स्टैंड बड़ी मजबूती के साथ रखने वाला देश बन चुका है। जब नरेंद्र मोदी शासन में आए थे 11 साल पहले, तो उन्हें नौसिखिया कहा जाता था कि उन्हें डिप्लोमेसी के बारे में का डी भी नहीं पता है। लेकिन आज शायद दुनिया के देश, दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी से सीखते होंगे डिप्लोमेसी के अंदर, क्योंकि किसको कैसे साधना है ये भारत करके दिखा रहा है और ये टीम मोदी और टीम इंडिया करके दिखा रही है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।